वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है कि एक नया टॉपिक देखेंगे। इसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। अब हम लोग पहुंच रहे हैं न्यायपालिका। मैंने कल आपसे कहा था कि हम लोग अब जो है कि न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय देखेंगे, हाई कोर्ट देखेंगे, उच्च न्यायालय देखेंगे, इसके बाद जिला अदालतें देखेंगे। ये क्रम होता है। तो आइए थोड़ा सा इस क्रम पर हल्की सी चर्चा कर ली जाए। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब आ गए हैं बेटा, बहुत खुशी हो रही है। आइए अब हम लोग देखते हैं जो है कि न्यायपालिका का क्रम क्या है। पहले इस क्रम पर हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे उसकी चर्चा की जाती है। देखिए, सबसे ऊपर जो हमारी न्यायपालिका है, इस न्यायपालिका में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, जिसे कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय। क्या कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय देश में एक ही है। सबसे पहले 1773 के एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है कलकत्ता में। इसके बाद 1935 में सर्वोच्च न्यायालय वहां से उठ के आ जाता है दिल्ली में, और तब से लेके ये काम कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद आप देखेंगे तो उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय है, इनकी जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पूरा भारत है। 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, पूरा अधिकार क्षेत्र है सर्वोच्च न्यायालय में समाया हुआ है। परंतु ये जो उच्च न्यायालय होते हैं बेटा, ये प्रदेशों से संबंधित होते हैं, और किसी प्रदेश की जितनी सीमा होती है उस वही सीमा इनका अधिकार क्षेत्र होता है उच्च न्यायालय का। इसके बाद आप देखें तो जिला अदालतें होती हैं। कौन सी होती हैं? जिला अदालतें। ये जो जिला अदालतें होती हैं, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको बोलते हैं जिला न्यायालय, जिला न्यायालय, और दूसरी होती है सत्र न्यायालय। दूसरा होता है सत्र न्यायालय। अब देखिए, जिला न्यायालय क्या देखती हैं? जिला न्यायालय देखती हैं जो है कि जो दीवानी मामले होते हैं वे किस में लेके जाए जाते हैं? जिला न्यायालयों में, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दीवानी मामले वे मामले होते हैं जो रुपए पैसे से संबंधित होते हैं, लेन देन से संबंधित होते हैं, अर्थात जिसमें धन और वित्त संबंधी वाद विवाद होते हैं, उन्हें किस में ले जाते हैं? दीवानी न्यायालयों में ले जाते हैं, जिसको कहा जाता है जिला न्यायालय। और जो सत्र न्यायालय होता है, इसमें कौन से मामले जाते हैं? इसमें मामले जाते हैं फौजदारी वाले। और फौजदारी मामला क्या होता है? किसी को मार दिया, टूट टट गया, लूज लंगड़ हो गया, खून खच्चर हो गया, ये सब जो मामले होते हैं ये होते हैं फौजदारी से संबंधित। और फौजदारी से संबंधित मामले किस में लेके जाया जाता है बेटा? सत्र न्यायालयों में ले जाता है। इसके बाद फिर इनको पढ़ाने के बाद मैं आपको जो है कि लोक अदालत बताऊंगा, पारिवारिक अदालतें बताऊंगा, और जो फास्ट ट्रैक अदालतें हैं उनकी चर्चा करेंगे, उन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन आइए आज जो है हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आइए सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है भाग 5 में। भाग 5 में बेटा अनुच्छेद है 124 से 147। तो अनुच्छेद 124 से 147 के बीच भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। देखिए, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के उचित विभाजन के लिए, संविधान की रक्षा के लिए जो नियम और कानून संसद और विधानमंडल में बनाए जाते हैं, उन सब का मूल्यांकन करने के लिए अच्छा, आप लोग कुछ लिख रहे हैं बेटा, पहले पढ़ लीजिए फिर मैं उसका जवाब आपको देता हूं। तो जो है कि हाँ, संविधान के संरक्षक के रूप में, संविधान के व्याख्याकार के रूप में संसद और विधानमंडल द्वारा जो नियम और कानून बनाए जा रहे हैं, वे सारे कानून क्या संविधान के अनुरूप हैं?
तो ठीक है, यदि वे कानून संविधान के अनुरूप नहीं है तो उन कानूनों को न्यायपालिका द्वारा नष्ट किया जा सकता है, उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। न्यायपालिका की उपादेयता क्या है, आइए हम लोग देखते हैं कि न्यायपालिका की उपादेयता, इसकी उपयोगिता क्या है। तो बेटा, संघ एवं राज्यों के बीच, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को बनाए रखने के लिए एवं संविधान के उपबंधों की सही व्याख्या के लिए न्यायपालिका की स्थापना की गई। न्यायपालिका की स्थापना की गई। देख रहे हैं, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए, भारत में शक्तियां संघ एवं केंद्र एवं राज्यों के बीच बटी हुई हैं। सभी अपनी शक्तियों का पालन करें, अपनी हद में रहें, अपनी सीमा में रहें, अपने उत्तराधिकार में रहें। कोई किसी की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करेगा। यह निगाह रखता है कौन? सुप्रीम कोर्ट रखता है। और क्या करता है? संविधान के उपबंध का मतलब होता है संविधान में जो नियम और कानून बनाए गए हैं, संविधान के उपबंधों की सही व्याख्या के लिए संविधान में जो लिखा गया है उसे समझना भी तो चाहिए। पता चला संविधान में लिखा कुछ गया है, संविधान में लिखा गया है आम और हम समझ रहे हैं इमली। तो संविधान में जो शब्द, विचार, भाव, आदर्श जो संविधान में लिखे गए हैं, कभी कभी उसको गलत समझ लिया जाता है। ठीक है, तो संविधान की सही व्याख्या के लिए, उसके उपबंधों के सही व्याख्या के लिए एक न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जिसमें सर्वोच्च बॉडी है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे आज आप देख रहे हैं। ठीक है, आइए देखा जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले बेटा कहां की गई? पहली बार 1773 के एक्ट में अंग्रेजों द्वारा पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कोलकाता में। उस समय इसे कलकत्ता बोलते थे, कोलकाता में की गई। ठीक है, कोलकाता में की गई। और इसके बाद 1935 में सर्वोच्च न्यायालय आता है दिल्ली। और जो आज का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बहुत बड़ी बात है, 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को ये जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है इसे पूरी तरह से मान्यता प्रदान कर दी गई। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट का गठन हो जाता है ढंग से संवैधानिक संस्था के रूप में 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ वो 1773 के एक्ट में कोलकाता में स्थापित हुआ, और कोलकाता से उठ के 1935 में ये दिल्ली आ जाता है। और इसके बाद 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट को एक संवैधानिक संस्था, संवैधानिक बॉडी घोषित कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है और बहुत कुछ है संविधान के लिए। संविधान की संरक्षक है, संविधान की व्याख्याकार है, शक्तियों का विभाजक है, जो अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग देखते हैं कि संविधान, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होता है बेटा, न्यायाधीशों की योग्यता क्या होती है? न्यायाधीशों की योग्यता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता क्या होती है, आइए उसे देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो,
वह भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो, राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो, पारंगत विधिवेत्ता हो, मतलब समझ रहे हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होगा उसको राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं, तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? उसकी योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, नंबर एक। दूसरा, राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता, मतलब राष्ट्रपति की नजर में एक अच्छा विधि का जानकार, कानून का जानकार होना चाहिए, ठीक है। और या ये नहीं है तो हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, मतलब किसी भी हाई कोर्ट में, भारत में कुल 22 हाई कोर्ट्स हैं बेटा वर्तमान समय में, तो किसी भी हाई कोर्ट में वह 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, अथवा हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा, मतलब जब से आपके पास, आप लॉ ग्रेजुएट हैं, लॉ पीजी हैं, आपके पास एलएलबी या एलएलएम की डिग्री है, इससे आप नहीं माने जाएंगे। आप माने जाएंगे जिस दिन से आपका जो है कि बार काउंसिल में, वो चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे बार काउंसिल ऑफ यूपी हो, एमपी हो, सारे स्टेट्स की एक बार काउंसिल होती है, एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है। जब आप बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो रजिस्ट्रेशन जिस दिन से आपने करवाया उसी दिन से आपका अनुभव जुड़ने लगेगा। आपका ये मान लिया जाएगा कि आप जो है कि कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे घर ही बैठे हो, परंतु ये मान लिया जाएगा कि अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। तो ये जो इतनी 1 2 3 4, ये जो है कि इनमें से जो योग्यताएं जो पूरी कर रहा है भारत का कोई भी नागरिक, उसे जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। अब एक बात ये और है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा? ये करेगी संसद। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण कौन करेगा? ये संख्या निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो संसद जो है करेगी। और वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31 है। कितनी है बेटा? 31 है, ठीक है। तो ये आपने देखा न्यायाधीशों की योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो, अथवा हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, अथवा हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। कहने का मतलब ये पहली और दूसरी जो है कि ये 2 महत्वपूर्ण है, और इन सब में जो है कि ये है कि अगर ये न हो तो ये हो, ये न हो तो ये हो। पहली महत्वपूर्ण है, इन तीनों में तो कोई एक भी होगी तो चल जाएगी, ठीक है। इसलिए और लिखा गया है। अब देखते हैं इनकी नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन याद रहे राष्ट्रपति 2 लोगों से सलाह लेंगे। एक राष्ट्रपति सलाह लेंगे मंत्रिपरिषद से, और दूसरी सलाह लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश का मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी इनकी नियुक्ति, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, परंतु राष्ट्रपति सलाह लेंगे। सलाह किससे लेंगे? देखिए, सलाह पहली तो ये लेंगे मंत्रिपरिषद से। किससे सलाह लेंगे?
मंत्री परिषद से सलाह लेंगे, और मंत्री परिषद का मतलब मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से सलाह लेंगे। और दूसरी सलाह राष्ट्रपति किससे लेंगे? दूसरी सलाह राष्ट्रपति लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से ये सलाह लेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग केला भुट्टा जाने क्या क्या बना के भेज रहे हो, लेकिन हमें सबसे अच्छी यदि कुछ लगती है तो वो बेटा आप लोगों की स्माइल लगती है, आप लोगों की स्माइल लगती है। और जो है कि एक नीलेश कुमार है बेटा, ये तो इतना जो है कि खरबूजा तरबूजा भेज देते हैं कि खाते खाते मेरा पेट भर जा रहा है। बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत बहुत आप लोगों को मैं बाग बाग हो जाता हूं कि आप लोग इसी तरह से जो है कि साथ बनाए रहें। आपकी मुस्कान हमारी मुस्कान है, आपकी सफलता हमारी सफलता है। बहुत बहुत बेटा अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कर रहा हूं यदि मैं, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय दो लोगों से सलाह लेंगे, एक मंत्रिपरिषद से सलाह लेंगे और दूसरी सलाह लेंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। लेकिन यहां पर जो है कि 1993 में एक हल्का सा लोचा हो गया। क्या हो गया आप जरा देखें। 1993 में अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। ठीक है, ये 1993 में जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को जो सलाह देंगे उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय बाध्य है। इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस जिसे चाह लेगा वही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन जाएगा। इसमें बड़ा विवाद हो गया, सुप्रीम कोर्ट में विवाद हुआ, कार्यपालिका में विवाद हुआ, न्यायपालिका में तमाम विवाद हुए। और इस विवाद को थोड़ा सा हल करते हुए 1998 में सुप्रीम कोर्ट क्या कहने जा रही है। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने 4 जजों की सलाह 4 जजों के साथ बैठेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 न्यायाधीश प्लस 4 न्यायाधीशों की सलाह बाध्यकारी होगी, की सलाह बाध्यकारी होगी। अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। देखिए 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय बाध्य हैं। लेकिन 1998 में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 4 और जजों को बैठा दिए हैं। ठीक है, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 और जजों के साथ बैठेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 और जज ये मिलके जो निर्णय ले लेंगे वह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज जिसे चाहेंगे वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो जाएगा। और इसे ही क्या कहा गया? कोलिजियम सिस्टम कहा गया। ये जो सिस्टम बनाया इन्होंने, इस सिस्टम को क्या कहा गया? कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम व्यवस्था बेटा यही है, समझ गए आप? कॉलेजियम व्यवस्था यही है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवं उनके 4 अन्य न्यायाधीशों से सलाह लेंगे। और जो है कि लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने 4 अन्य न्यायाधीशों के साथ जो सलाह दे देंगे उस सलाह को मानने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय बाध्य हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह तो कोई मान्य नहीं रखती, तो मान्य किसकी सलाह रखती है? ये वाली सलाह। और इसी को कहा जाएगा कॉलेजियम व्यवस्था। और ये व्यवस्था 1998 से 2014 तक चली आई। कहां तक चली आई? 2014 तक यही व्यवस्था चली आई। 1998 से बेटा 2014 तक सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेज की नियुक्ति हुई वो सारी नियुक्तियां इसी आधार पर की गई, इसी कोलिजियम सिस्टम के आधार पर की गई। परंतु
2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं माननीय श्री मोदी, और माननीय श्री मोदी ने कहा कि कॉलेजियम व्यवस्था से जो जजेस नियुक्त होते हैं उससे भाई भतीजावाद बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जजेस थे वो आपस में अंडरस्टैंडिंग करके अपने बेटे, अपने दामाद, अपने चाचा, काका को जो है कि जज बना रहे थे, और यह व्यवस्था वाकई में खराब थी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने 99वां संविधान संशोधन करवाया। कौन सा संविधान संशोधन? 99वां संविधान संशोधन करवाया, और 99वां संविधान संशोधन करके इन्होंने एक आयोग बनाया। आयोग का नाम था न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्या नाम था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग इसका नाम था। इस आयोग का क्या नाम था बेटा? इस आयोग का नाम है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया। 99वां संविधान संशोधन करके प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी वह कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत नहीं होगी, बल्कि वह नियुक्ति होगी जो कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा, जिसमें राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेंगे। लेकिन उसमें ये जो बाध्यकारी है यह सेगमेंट इन्होंने हटा दिया, और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की उसमें बढ़ोतरी कर दिया था कि मंत्रिमंडल के और सदस्य रहेंगे, चीफ जस्टिस भी रहेगा, सब रहेगा, लेकिन ये किसी की सलाह बाध्यकारी वाला मैटर हटा दिया, और इन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की नियुक्ति की। और ये बहुत बेहतरीन कदम था माननीय श्री मोदी का, बहुत बेहतरीन कदम था। वरना जो है कि आप देखिए कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी वह इन्हीं भाई भतीजावाद वाला मैटर आ जाता था। परंतु लोगों ने इसकी आलोचना करके ये शुरू कर दिया कि अब जो है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार का दखल बढ़ जाएगा, और ये सरकार का दखल बढ़ जाएगा न्यायाधीशों की नियुक्ति में, तो वो न्यायाधीश जो है सरकार के प्रति अपना डिवोशन दिखाएंगे, और इससे न्यायपालिका की जो स्वायत्तता है वो खतरे में पड़ जाएगी। इस प्रकार की आलोचना की गई, और इसके बाद इस आलोचना का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक कदम उठा डाला। और कदम क्या उठा डाला कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में 6 महीने की सुनवाई करने के बाद 99वें संविधान संशोधन को रद्द करते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को भंग किया, और कहा कि यही पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था चलती रहेगी। देख लीजिए, इसका मतलब यह है कि ये वही न्यायपालिका है जो जितने राजनेता हैं सबको उनकी औकात बताती रहती है कि कहां जंगल राज है, कहां पर जो है कि पूतना राज है। तमाम छोटी छोटी बातों पर यही न्यायपालिका राजनेताओं, मंत्रियों को भ्रष्टाचार पर बड़ी तल्ख टिप्पणी करती है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा जब न्यायपालिका के सुधार की बात की जाती है तो न्यायपालिका की चूल्हे हिल जाती। ये तो गलत बात थी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एक बेहतरीन व्यवस्था थी इन माय ओपिनियन बेटा, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसे नष्ट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या, अब फिर से वही कॉलेजियम व्यवस्था बहाल हो गई। अब फिर से ये जजेज लोग अपने भाई भतीजों को, अपने जो है कि अब्बा, चाचा, काका, दमादों को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाएंगे। ठीक है, तो यह व्यवस्था फिर से शुरू हो गई है। अब क्या कहा जाए, ये जो है कि फिर भी उम्मीदें कायम रहती हैं जो है कि कुछ न कुछ और बेहतरीन व्यवस्था होगी सरकार द्वारा, जिससे इन नियुक्तियों में से जो है कि जो पारदर्शिता आए, और ये न पक्ष हो न विपक्ष हो, निष्पक्ष रूप से नियुक्तियां हो सके। तो आपने बेटा ये देखा, और कल हम लोग देखेंगे, कल हम लोग क्या देखेंगे, कल हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का कार्य, इसका क्षेत्राधिकार और इसकी शक्तियां। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जो कि इसी तरह से जगते रहिए, जगाते रहिए, और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बेटा जय हिंद, जय भारत।